गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं भूपेंद्र सिंह बीएससी गुरु एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 22 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अपने इस लोकप्रिय चैनल को कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके फ्रेंड सर्किल में अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स आप तक मैं पहुंचाता रहूं और जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ हमारी है मालदीव से। मालदीव्स हमारा एक पड़ोसी देश है जिसके हमारे साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं और आजकल वहाँ पर इंडिया आउट नाम का एक आंदोलन सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसे वहाँ की सरकार ने नकार दिया है क्योंकि भारत को इस आंदोलन में, इस मिशन में बाहर करने की बात हो रही है। जबकि भारत सरकार ने कहा है, भारत सरकार के साथ जो मालदीव्स के रिश्ते हैं, मालदीव ने कहा है कि हम भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे ले जाएंगे। फ्रेंड्स, बेसिकली ये मालदीव एक द्वीपीय देश है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसकी कैपिटल है, आपकी कैपिटल इसकी ये माले है, आप जो कि देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके निचले हिस्से में यदि आप देखें तो इसको इक्वेटर, इक्वेटर यानी मतलब भूमध्य रेखा, इसको पास करती, क्रॉस करती है। सो ये इसके आपके निचले हिस्से में देख रहे हैं जहां पर ये सर्किल है, अडू एटोल और लक्षद्वीप सी, इन दोनों के बीच से जाकर के इक्वेटर जाती है। और फ्रेंड्स, ये मालदीव का मानचित्र है जिसे आप अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस ये रखता है कि मालदीव्स की राजधानी माले है और इक्वेटर यहाँ से पास होती है। कहाँ से? एडिटोल से और हुआई धो एटोल से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ हमारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हमारे लिए जानकारी से भी भरी है। फ्रेंड्स, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे कि आप नासा के विषय में जानते हैं जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। सो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति ने अंतरिक्ष एजेंसी से कहा है कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नाविक को वैश्विक उपयोग के लिए बनाने का सुझाव दिया है। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप तो सबसे पहली बात जानें नाविक के विषय में। नाविक क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ये आपका वर्ड है नाविक, ये नाविक आपका, आप सभी लोग जीपीएस के विषय में जानते होंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ये नीचे देख सकते हैं, जिसके द्वारा आप सभी किसी भी स्थान पे कहीं पर भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको उस जगह की लोकेशन नहीं पता होती, परंतु आप जीपीएस के माध्यम से आप उसमें लोकेट कर लेते हैं उस चीज़ को, या आपको भी कभी कोई दिक्कत आती है तो आपको भी लोकेट किया जा सकता है। और ये जो जीपीएस है फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम प्रणाली है, ये 24 उपग्रह की एक प्रणाली है जो कि अमेरिका की है, जिसे हम आज यूज़ कर रहे हैं। जीपीएस, जीपीएस के नाम से ही जानने लगे हैं, ये अमेरिका की प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, इसलिए भारत ने अपना खुद का नाविक नाम का एक नाविक, जो कि जिस तरह से जीपीएस कार्य करता है उसी प्रकार से 7 उपग्रह की एक प्रणाली है जिसे भारत ने बनाया है और ये भारत में जीपीएस की तरह ही काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये एक नेविगेशन प्रणाली है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। तो जो जैसे कि आप बात करें हम यहाँ पर फिलहाल कि भारत उन 5 देशों में एक बन गया है जिसके पास अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है। यानी अब भारत के पास भी स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है। जैसा कि आप अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास और यूरोप का गैलीलियो और चीन का बडायू बाइडू, इस इसलिए नौवहन उद्देश्यों के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, नाविक जो है, नाविक के विषय में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपको जानने को मिलेगी। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा 2006 में अनुमोदित किया गया था। इसके वर्ष 2015 और 16 में पूरा और कार्यान्वित होने की उम्मीद थी, लेकिन इसका पहला उपग्रह IRNSS
1A जुलाई 2013 को और 7वां व अंतिम उपग्रह IRNS G1G को 28 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। लेकिन इसके IRNS G1G के अंतिम परीक्षण के साथ भारत के प्रधानमंत्री IRNSS का नाम बदलकर नाविक यानी नेविगेशन इन इंडिया कॉन्स्टिलेशन कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो पहला IRNSS 1 जो है, इसमें कुछ खराबी के कारण इसकी जगह पर आपका IRNSS 1I को पुनः लॉन्च किया गया है, जो कि अब इसके सभी उपग्रह कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये कार्यान्वित होने लगी है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपके विषय में बताया गया कि ताकि इसरो ने इसे बनाया है। ये 7 उपग्रह हैं इसमें, जो कि GPS की तरह ही कार्य करेगा। सो फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर नॉलेज है कि अमेरिका का जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है वो GPS है, रूस का जो है वो ग्लोनास है, यूरोप का है गैलीलियो और चीन का है बाइडू। इसलिए नौवहन उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नाविक के विषय में फ्रेंड्स ज़्यादा ध्यान रखें। नाविक हमारे देश की एक नेविगेशन प्रणाली है और फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ब्राज़ील से संबंधित है। आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा कि ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी अमेजन के जंगल हैं। अमेजन हमारे विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं फ्रेंड्स। जो ये अमेजन के जंगल हैं ये विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं, या कहें संसार के फेफड़े कहे जाते हैं, श्वसन में सहायक कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख पा रहे हैं कि ब्राज़ील के अमेजन में वनों की कटाई का क्षेत्र पिछले वर्ष 2020 से 22% की वृद्धि के बाद 15 वर्षों में सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। फ्रेंड्स इस समय हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चिंतित हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। सो फ्रेंड्स इससे पहले हुए एक अध्ययन के अनुसार अमेजन के जंगलों वनों के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बजाय, वैसे तो जंगल क्या करते हैं फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अमेजन के जब फॉरेस्ट में देखा गया, जैसा कि आपको न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने CO2 को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था। और अमेजन एक विशाल बायोम है जो तेजी से विकसित 8 देशों जैसे ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम तथा फ्रांस के एक समुद्री पार क्षेत्र फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। सो फ्रेंड्स अमेजन में जो वन है वो वर्षा वन है। लगभग 80% अमेजन बेसिन को कवर करते हैं और दुनिया की लगभग 1/5 भूमि पर रहने वाली प्रजाति का घर है, तथा सैकड़ों स्वदेशी समूहों एवं अलग अलग जातियों सहित लगभग 30 मिलियन लोगों का भी ये घर है। तो फ्रेंड्स इसी की आगे कड़ी में देखते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट। तो अमेजन बेसिन 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के साथ विस्तृत है। यह भारत के आकार का लगभग दुगना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्राज़ील है, ये यहाँ पर ब्राज़ील को दिखाया गया है और उसके चारों तरफ ये अंदर अमेजन बायोम है, आप देख रहे होंगे। और अमेजन बेसिन को जो है ब्लू लाइन से लगभग दिखाया गया है और अमेजन बायोम को जो है येलो लाइन से दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अमेजन के फॉरेस्ट है ये, और यही ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। कह सकते हैं भारत के आकार का ये दुगना है।
यह बेसिन दुनिया के ताजे पानी के प्रभाव का लगभग 20% महासागरों से प्राप्त करता है। और यहाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये लगभग 20% महासागरों से प्राप्त करता है। ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा उत्तर में गुयाना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत और दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्र और पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप मैप की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं कि ये आपका ब्राज़ील है और ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये आपके करंट नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अमेज़न फॉरेस्ट में लगातार कटाई के कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जैसे होने लग गया है, जबकि ये पूरे विश्व के फेफड़े के नाम से जाने जाने वाले फॉरेस्ट हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को शोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, 21 नवंबर को टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व स्तर पर टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने हेतु विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। गौरतलब है कि अपने आविष्कार के बाद से टेलीविज़न मनोरंजन के सबसे महत्वपूर्ण में से एक स्रोतों में से एक था। मनोरंजन के साथ साथ लोगों को शिक्षित करता है। सबसे ज़्यादा टीवी से हमें शिक्षा और सूचना प्राप्त होती है फ्रेंड्स। और एक समान रूप से इसकी भूमिका निभा रहा। 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले विश्व टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया था। प्रमुख मीडिया हस्तियों ने इस मंच में हिस्सा लिया, जहां उन्हें विश्व स्तर पर टेलीविज़न के बढ़ते महत्व पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो आपकी यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और टीवी का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगी वेयर ने किया था वर्ष 1924 में। इस आविष्कार के 3 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, जिसको कहते हैं यूनेस्को की सहायता से 15 दिसंबर 1959 को भारत में पहली बार टेलीविज़न की शुरुआत की थी। और पहली बार इस यूनेस्को की मदद से 180 टीवी हमारे देश में लाई गई थी। और इसी के साथ भारत में टेलीविज़न का शुभारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से टेलीविज़न दिवस को 21 नवंबर के दिन मनाते हैं। और इसके आविष्कारक हैं स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगीवेयर। कब किया था? 1924 में। और इस तरह से यूनेस्को ने भारत में 1959 को, जब भारत देश आज़ाद होने के 9 साल बाद 15 सितंबर को भारत को 180 टीवी दे करके भारत में टीवी की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ अपने। फ्रेंड्स, कोयला मंत्रालय की तरफ से न्यूज़ है। कोयला मंत्रालय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनाया है। कोयला मंत्रालय ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल का निर्माण किया है। तो खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सलाह और कार्रवाई संबंधी योजना बनाने हेतु कोयला मंत्रालय ने एक पूर्ण सस्टेनेबल सेल, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल यानी एसडीसी की स्थापना की है। भविष्य कार्यवाही निर्धारित करने के अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल भारत के कोयले एवं लिग्नाइट, फ्रेंड्स, जो लिग्नाइट है ये काफ़ी अच्छी तरह का कोयला होता है और पर्यावरण संबंध हेतु भविष्य में नीतिगत रूपरेखा भी तैयार करेगा। ज्ञात है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP26, ये आपके यहाँ COP26 वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ प्राप्त कर लेने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना भी शामिल है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। सो फ्रेंड्स,
2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 70वीं यानी 70वीं बैठक में 2030 तक विकास हेतु एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य यानी एसडीजी गोल्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए थे। सो फ्रेंड्स, ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जैसे आपकी नो पुअर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, एजुकेशन से जैसे गोल हैं और जो कि हमारे वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड, हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहीं आप लोग देख ही रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर चर्चा की है COP26 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। तो फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 यानी ये 26वीं मीटिंग थी फ्रेंड्स, जो कि वैश्विक जलवायु सम्मेलन के लिए जानी जाती है। नेताओं के दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, जो ग्लासगो समिट हुई है, या सॉरी ग्लास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई है ग्लासगो में, ये फ्रेंड्स ग्लासगो यूके का एक स्टेट है। ग्लासगो धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया, क्योंकि फ्रेंड्स CO2 की अपेक्षा जो मीथेन गैस है, ये जो मीथेन है CO2 की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक है, 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे पहले भारत ने घोषणा की थी कि वो एक 5 सूत्री कार्य योजना के तहत 2070 तक कार्बन मुक्त हो जाएगा, यानी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल का मीनिंग ये है फ्रेंड्स, जितना कार्बन वो उत्सर्जित करेगा उतना ही वो कार्बन अवशोषित करेगा। तो फ्रेंड्स, कार्बन तटस्थ तक पहुंचा जाएगा, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना शामिल है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं थोड़ा सा कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब से स्टार्ट हुई और इसमें क्या क्या टॉपिक्स लिए गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1995 में फर्स्ट कॉप बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में शुरू हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स अगला 1997 में COP3 क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ये क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, लीगली बाइंड्स डेवलप कंट्रीज टू इमिशन रिडक्शन इन टारगेट्स, यानी ये इंपॉर्टेंस रखता है कि किस प्रकार से आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। फ्रेंड्स, अपना 2015 में COP21 हुआ, जो कि पेरिस में हुआ। यहाँ पर कहा गया कीप ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखना है एबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस समय, इंड्योर देन द लिमिट देन इवन मोर टू 1.5, 2 डिग्री से नीचे और 1.5 के लगभग रखना है। ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 में हुआ, और अभी आपको सामने आया है COP26। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ, फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की तरफ। फ्रेंड्स, वैश्विक फिनटेक हब बनाने के प्रयास में तमिलनाडु सरकार ने मंत्री थंगम थेनासुरा रासु की अध्यक्षता में एक फिनटेक यानी गवर्निंग काउंसिल की गठन किया है। इस परिषद में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ नौकरशाहों को फिनटेक के रूप में रखा गया है। फ्रेंड्स, जो फिनटेक है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। फिनटेक है फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स, वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के को उपयोग जब किया जाता है, यानी जब वित्तीय कार्य यानी बैंकिंग प्रणाली में जब आप प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो उसे फिनटेक कहा जाता है। फिनटेक शब्द का उपयोग उन नई तकनीकों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से वित्तीय सेवाओं का प्रयोग, उनमें सुधार और स्वायत्तता
लाने का प्रसार, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योरटेक, क्रिप्टो करेंसी, फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक हैं। फिनटेक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे तमिलनाडु सरकार द्वारा दृढ़ता से बढ़ावा दिया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपने ही चेन्नई को चेन्नई को एक फिनटेक शहर के रूप में स्थापित करने हेतु 165 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो फ्रेंड्स, ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है वित्तीय कार्यों के लिए भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और इसे ही फिनटेक के नाम से जाना जा रहा है। तमिलनाडु सरकार काफ़ी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है विश्व विरासत सप्ताह। इस समय विश्व विरासत सप्ताह चल रहा है। तो विश्व विरासत को संगठित करने वाला या सुरक्षित करने वाला एक संस्थान है जो कि जैसा कि मैं अभी पहले ही बताया था, इसका नाम है यूनेस्को। ये है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना और इसके संरक्षण हेतु प्रयास करना है। भारत में इस समारोह का आयोजन ASI द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की संस्कृति विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है जो कि मुख्य तौर पर प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों के रखरखाव करता है। विश्व विरासत सप्ताह के अवसर पर भारतीय यानी ASI और कई अन्य संग्रहालयों द्वारा प्राचीन स्मारकों के महत्व व उनके संरक्षण को रेखांकित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल हैं। और गौरतलब है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 45वें सत्र में तेलंगाना के वारंगल में काकताई रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल और गुजरात के हड़प्पा युग के शहर धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। वहीं वर्तमान में देश में 3691 स्मारक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। सबसे अधिक 745 संरक्षित स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।